गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो हम ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है उसको जो बचा हुआ था, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है, जो सेकंड पार्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी कोड लिखी है, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी रिक्वायर्स द एंगेजमेंट ऑफ वुमेन, मैन, गर्ल्स, बॉयज, है ना। इट इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो अगर हम अपनी जो जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना चाहते हैं कि लड़का लड़की में, मेल फीमेल में अगर भेदभाव ना हो, तो हमें सबको एक साथ मिलके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, सबको उसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें तो जो वुमेन है, वुमेन के जो है वो क्या होता है कि अगर वुमेन खुद है, जब उस पर अगर कोई बच्चा हुआ, उसका लड़का है एक लड़की है, तो वो वुमेन खुद ही जब वो उन बचपन से ही उनमें आपस में, जैसे लड़का है उसका एक लड़की है, तो वो सबसे पहले अगर क्या करेगी, अगर कुछ चीज़ होगी तो वो लड़के को प्रायोरिटी देगी, है ना। और जब अगर कुछ बचा रहेगा तो फिर वो लड़की को मिलेगा। अगर स्कूल जाने की सबसे पहले अगर बात होगी तो वो लड़के के फेवर में सबसे पहले होगी कि लड़का स्कूल जाएगा, एंड जो लड़की है वो घर का काम करेगी, चूल्हा चौका एंड खाना बनाने का काम करेगी। क्यों? उनका मानना ऐसा होता है कि आगे चल के उसे पढ़ के क्या करना है, और क्यों हम इसके ऊपर रुपए खर्च करें, क्योंकि इसे तो पराए घर जाना है ना। तो इस तरीके की जो मेंटलिटी रहती है, जो एक खुद माँ होती है, जो खुद औरत रहती है, वो ही औरत के साथ भेदभाव करती है। तो फिर क्यों मैन एंड बॉयज क्यों भेदभाव ना करें, है ना। क्योंकि जो सबसे पहले जो घर की नींव होती है, सबसे अगर बोले तो सबसे जो प्राइमरी टीचर होती है वो माँ होती है। अगर माँ ही बचपन में लड़का लड़की में अगर भेदभाव करके ना चले, वो हर तरीके को इक्वल ट्रीट करे बचपन से ही अपने लड़का में और लड़की में, तो आगे चल के उनमें भी हिम्मत रहेगी। तो वो ये सीखेंगे कि ये मतलब हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जो भाई कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ, अगर भाई स्कूल जाएगा तो मैं भी जाऊंगी, है ना। तो इस तरीके की अगर जो घर से ही इनइक्वालिटी उत्पन्न होती है, जैसे कि अगर कहीं पे लड़की को अगर ज़रूरत है, कोई भी लड़की है, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो लड़की से हेल्प मांगेगी तो लड़की ही उसकी हेल्प नहीं करेगी, और सबसे पहले जो बुरा भला कहेगी उसे लड़की ही कहेगी, बजाय कि जो मैन होते हैं। ये देखा जाता है, वो अक्सर यही होता है, मतलब लड़की ही लड़की का साथ नहीं देती है, लड़की ही लड़की से भेदभाव करती है। तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होगी? और जब तक हमारी जो लड़कियां हैं या जो फीमेल्स हैं, जब तक वो इस अवेयरनेस उनमें नहीं होगी कि वो अपने घर से ही इनइक्वालिटी को बढ़ावा ना दें, अपने बच्चों से एंड अपने जो भी आसपास लोग हैं, अपनी वुमेन का साथ दें हर एक परिस्थिति में। अगर कुछ होता है तो कैसे, मतलब ये इनइक्वालिटी कैसे नहीं खत्म होगी, है ना। एंड जो अगर फिर इससे फिर क्या होता है, जो मैन है, फिर मैन क्यों अब मतलब इस क्यों चूकेंगे इनइक्वालिटी का फायदा लेने में? क्योंकि जब हम वुमेन खुद ही इनइक्वालिटी को अगर बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैन क्यों, वो तो डोमिनेंट होना चाहेंगे। कौन अपनी, अगर किसी को किसी तरीके का अगर फायदा हो रहा है किसी चीज से, अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे बेनिफिट ही हो रहा है डोमिनेंट रहने से, तो फिर वो क्यों आवाज उठाएगा? वो तो शांति से ये और मतलब उस चीज का फायदा उठाएगा ना, है ना। तो वो तो फिर मतलब तुम अगर रास्ते चल रहे हो वो तुमसे छेड़छाड़ करेगा। क्यों? क्योंकि अगर जब हम औरतें ही रहती हैं, लड़कियां ही होती हैं, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो सबसे ज्यादा जो ब्लेम किया जाता है वो लड़की को ही किया जाता है सबसे पहले। मतलब उस मैन से कुछ नहीं कहा जाएगा, उस लड़के से कुछ नहीं कहा जाएगा। जो औरतें रहेंगी आस पड़ोस में या जहां पे भी वो लड़की जाएगी, तो सबसे पहले उसी को बुरा भला कहेंगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, बजाय कि जो आदमी है, जो लड़का है, उससे कुछ कहने के। तो ये रहता है कि जो सोसाइटी में जो मैन रहते हैं, फिर उन्हें और बढ़ावा मिल जाता है उसके लिए, कुछ गलत करने के लिए, कि हाँ अगर हम कुछ गलत करेंगे भी ना तो हमसे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि हम तो फ्री हैं, हम तो जो कुछ करेंगे वो सही ही करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो मेल डोमिनेटेड फिर सोसाइटी हो जाती है। अगर इसे हमें खत्म करना है तो हमारी जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं और मैन है ना, और बॉयज है, इन सबको साथ में आना पड़ेगा कि इसको खत्म किया जाए। तो ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक की नहीं है। और जब तक सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक जेंडर इक्वालिटी को हम कम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये जो लाइन जो बोली गई थी, वो बोली गई थी बान की मून ने, है ना, बान की मून।
नाम था इनका बान की मून। इन्होंने ये बहुत प्यारी कोट बोली थी। तो इस पर इस बार यूपीएससी में जो ऐसे का पेपर था उस पर क्वेश्चन आया था अबाउट द जेंडर इक्वालिटी, है ना। तो ये कुछ कोट थी जो कि आपको बताई गई है ना। तो आप लोगों को भी अवेयर होना है ना। जो भी गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, अगर जो वीडियो देखते हैं तो वो लोग भी इस चीज़ को समझें कि लड़की हो लड़की का ही साथ दो, है ना। अगर जब तक तुम लड़की हो लड़की से ही भेदभाव करेंगे तो तुम्हारे साथ जो हुआ है तुम भी दूसरों के साथ वही कर रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, जो तुम्हारे साथ हुआ है तो ये सोचो कि दूसरे के साथ ना हो, और अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसका साथ दो, है ना। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारी ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड चैप्टर का 9th क्लास की एनसीईआरटी का, तो उसमें हमारा रह गया था, हमने हिमालयाज के बारे में पढ़ा था। जो हमारे हिमालयाज है नदर्न एरियाज में, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने देखा था हिमालयाज थे इस तरीके से, जो हिमालय है वो फैले हुए हैं हमारे नदर्न रीजन में, है ना। इस तरीके से हिमालयाज फैले हुए हैं। तो हमने इनके बारे में पढ़ लिया था कि जो ग्रेट हिमालय, शिवालिक्स है ना, हिमाचल है, लेजर हिमालय, इनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स हमने अपने जो हिमालय है उसके देख लिए थे। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन मतलब इस तरीके से, ये इस तरीके की रेंजेस बनाते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली, है ना। ये ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय या शिवालिक हमने पढ़ा था। अब इसका क्या है कि ये रीजनल डिवीजन्स भी हैं इसके, इस तरीके से रीजनल डिवीजन्स भी हैं इसके, इस तरीके से रीजनल डिवीजन भी हमारा हिमालय बनाता है। तो ये जो बेसिस है किसके बेस पे है, जो रिवर्स बहती हैं, जो नदर्न एरिया में जो रिवर फ्लो होती हैं, जैसे कि इंडस है, इधर इंडस रिवर है, इधर इस तरीके से फ्लो होती है इंडस रिवर एंड पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये इंडस रिवर है, ये वाला एरिया लेंगे। फिर हम जो इंडस एंड सतलुज के बीच में है, इधर रहती है सतलुज रिवर, है ना। तो जो इंडस एंड सतलुज के बीच का जो एरिया है, रीजन है, तो इसको हम बोल देते हैं पंजाब हिमालय, एंड जिसको कश्मीर हिमालय एंड हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, है ना। तो इस वाले रीजन को हम बोल देते हैं, ये वाला आता है क्योंकि पंजाब वाला रीजन है ये, तो इसे हम बोल देते हैं पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, एंड इसे बोलते हैं हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। तो ये वाला रीजन आता है हमारा टोटली पंजाब हिमालय में, कश्मीर हिमालय जिसको कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं एंड हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। ध्यान रखिए, तो ये वाला जो रीजन है ये इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर जो फ्लो होती हैं उनकी बाउंड्री के अकॉर्डिंग हमने देखा है। तो इस वाले रीजन की वेस्ट में है इंडस रिवर एंड ईस्ट में है सतलुज रिवर, अगर हम इस तरीके से देखें, है ना। तो ये हिमालय का डिवीजन है एंड जो एरिया है बिटवीन द सतलुज एंड काली, अब क्या है, ये वाला रीजन है, ये सतलुज रिवर है एंड फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये है काली रिवर। इस तरीके से काली रिवर फ्लो होती है ना। जो हम अपना ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम रिवर्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो जो सतलुज एंड काली रिवर का जो रीजन है हिमालयाज का, उसे बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, इसे बोलेंगे हम, इस वाले रीजन को हम बोल देते हैं कुमाऊं हिमालय, है ना। इसे हम बोल देते हैं कुमाऊं हिमालय। तो इसके जो वेस्ट में है, वेस्ट में रहती है सतलुज रिवर, वेस्ट में सतलुज रिवर है एंड ईस्ट में इस रीजन की कुमाऊं हिमालय के काली रिवर है ना। तो इस तरीके से इसका डिवीजन है एंड काली एंड तीस्ता रिवर है। तो यहाँ पर जो काली रिवर फ्लो होती है, इधर हम देखेंगे कि जो नेपाल के बॉर्डर पर इधर है तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर। तो इस वाले हिमालय के रीजन को जो हम बोलेंगे उसे हम बोल देते हैं नेपाल हिमालय, इसको हम बोल देते हैं नेपाल हिमालय, है ना। क्योंकि इसमें जो नेपाल वाला पार्ट आता है हिमालय का, तो इसे हम बोल देते हैं नेपाल हिमालय। एंड हम देखेंगे तीस्ता एंड दिहांग रिवर जो होती है, दिहांग रिवर है वो इधर कहीं इसकी पोजीशन है, ये इधर है, ये सदर ईस्टर्न पार्ट में है, यहाँ है दिहांग रिवर।
दिहांग रिवर। तो तीस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालय है उसे हम बोल लेते हैं आसाम हिमालय, उसे हम बोल लेते हैं आसाम हिमालय, इसे हम बोल लेते हैं आसाम हिमालय, है ना। तो इस तरीके से जो हमारा हिमालय है वो रीजनल वाइज भी डिवाइड है। जो पंजाब, कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय है, जो इंडस एंड सतलज रिवर के बीच वाला रीजन एंड सतलज एंड काली रिवर के बीच में हिमालय का जो रीजन है उसे कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। काली एंड तीस्ता के बीच में उसे नेपाल हिमालय बोलते हैं। तीस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में उसे हम आसाम हिमालय बोलते हैं, क्योंकि ये वाला जो रीजन है यहाँ पर हमारे इंडिया का आसाम स्टेट प्रेजेंट है ना। तो इस तरीके से हमारे जो हिमालय है उसके जो रीजन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवर की जो बाउंड्री है ना। तो हम ये इस तरीके से इनका डिवीजन है ना। तो ये हो गया हमारा हिमालय। एंड हम देखेंगे हिमालय है, हिमालय जो फैला हुआ है, जैसे ही इधर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ तिब्बत से निकलती है और हमारे इंडिया में आके हमारे ईस्टर्न पार्ट से आके इधर इस तरीके का टर्न ले लेती है, जो रिवर है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो जो यहाँ पर जो हमारा हिमालय भी है, हिमालय भी जैसे ही ईस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न साइड जाएंगे तो इस तरीके से फिर ये साउथ की साइड मुड़ जाता है, ये साउथ की साइड मुड़ जाता है ना। तो यहाँ पर भी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं इस वाले पार्ट में हमारे इंडिया के। तो यहाँ पर जो माउंटेन रेंज पाई जाएंगी, जो हमारा ये वाला पार्ट है नॉर्थ ईस्ट, इसे हम बोलते हैं, हमारे ये वाला पार्ट को हम अपने इंडिया के पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हमारे इंडिया का, है ना। तो यहाँ पर ईस्टर्न हिल्स पाई जाती है, यहाँ पर हिल पाई जाती है जिन्हें हम, जो कि है पटकाई, अच्छे से यहाँ पर जगह नहीं है लिखने के लिए, अच्छे से लिखते हैं। ये दिहांग रिवर को हम मिटाते हैं। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, है ना। हम इसको अच्छे से क्लियर समझने के लिए इस तरीके से डिमार्केट करते हैं। तो जो हिमालय है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ है, इस तरीके से इसकी माउंटेन रेंजेस हैं, है ना। तो जो इसके इधर हैं सबसे नॉर्थ में वो है पटकाई हिल्स है, एंड है नागा हिल्स जो कि नागालैंड में है, नागा हिल्स, पटकाई हिल्स कहेंगे। एंड है नागा के बाद आते हैं हमारे वो है मणिपुर हिल्स, क्योंकि ये मणिपुर में है, मणिपुर हिल्स। मणिपुर हिल्स के बाद है जो मिजोरम हमारा स्टेट है उसमें है मिजो हिल्स, है ना, मिजो हिल्स। तो ये जो पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स हैं, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट है हमारे इंडिया का। तो इस तरीके से इनकी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, इस तरीके से, है ना। तो हमारा जो हिमालय इस तरीके से इधर नॉर्थ में एंड फिर इधर जाके ये पूरे साउथ की ओर टर्न लेता है, जिसकी माउंटेन रेंजेस पटकाई, नागा, मणिपुर एंड मिजो हिल्स है ना। तो इन्हीं पांचों हिल्स को हम, इस वाले एरिया को हम पूर्वांचल हिमालय भी बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है हिमालय का उसको हम पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। क्यों? यहाँ पर जो पूर्व है मतलब ईस्ट साइड है ना, ईस्ट पार्ट जो हमारे हिमालय का है उसे हम पूर्वांचल हिमालय बोल देते हैं, और ईस्टर्न हिल्स भी इसको बोलते हैं, है ना। तो ये हमने अपना जो हिमालय है, हिमालय के जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक्स, वो हमने देखा था। एंड इसका हमने जो रीजनल डिवीजन है अकॉर्डिंग टू रिवर्स बाउंड्री, वो भी हमने अच्छे तरीके से देख लिया है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं नदन प्लेन। क्या मैं इसको अब मिटाती हूँ क्योंकि हमें अब नदन प्लेन समझना है। तो ये जो मैं इसको साफ कर रही हूँ जिससे कि हम जो नदन प्लेन पढ़ने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट जो फिजिकल डिवीजन है इंडिया का, वो आपको अच्छे से समझ आ सके, है ना। तो इसको साफ कर दिया जाए। ये वाला पार्ट,
तो हमने देखा, अभी देखा था हमने हिमालयास, अब देखेंगे हम क्या, अपना नदन प्लेन। तो नदन प्लेन क्या है, जो रिवर्स हमारी नदन एरिया में, नदन हमारे इंडिया के नदन पार्ट्स में फ्लो होती हैं, तो वो रिवर्स क्या करती हैं, अपने साथ जो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे महीन महीन पार्टिकल्स को लेके आती हैं और इनको डिपोजिट कर देती हैं इसके लोअर वाले पार्ट में, लोअर रीजन में इसको डिपोजिट कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, एक प्लेन एरिया बन जाता है जहाँ पर जो क्रॉप है, क्रॉप को ग्रो करने के लिए वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ रहती है ना। तो इसमें जो रिवर्स हैं, जो नदन प्लेन को जो रिवर्स जो बनाती हैं वो है गंगा ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। तो इंडस रिवर ये है, इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं ब्यास, सतलज एंड जो झेलम है, इसकी 5 ट्राइब्यूटरी है इंडस को मिला के। तो ये जहाँ पर ये फ्लो होती हैं तो वो अपने एरिया को क्या कर देती हैं, ड्रेन कर देती हैं। वहाँ पर जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है उनको डिपोजिट कर देती हैं इस तरीके से, तो उसे जिससे कि वहाँ पर क्रॉप बहुत अच्छी उगती है ना। एंड जो एक और रिवर है वो है हमारी गंगा रिवर है। ये गंगा रिवर भी इसकी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं जो हमारे उसके नॉर्थ से आती हैं, इसके लेफ्ट बैंक से एंड राइट बैंक से आती है, इधर से यमुना जाती है ना, चंबल आके मिल जाती है, सोन आके मिल जाती है। तो जो मेन रिवर है गंगा एंड इंडस एंड इनकी ट्राइब्यूटरीज हैं, तो ये इस एरिया में क्या करती हैं, अपने साथ लाए हुए जो सिल्ट है, कंकड़ पत्थर हैं, उनको डिपोजिट कर देती हैं इस एरिया में। तो जिससे क्या हो जाता है, यहाँ पर एक प्लेन बन जाता है जो कि बहुत ही फिर उपजाऊ रहता है ना। तो ये हो गई गंगा रिवर एंड इसकी ट्राइब्यूटरीज। एंड इधर से जो निकलती है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो हमारे जो इधर से जो दिहांग रिवर है वो भी इसकी ही ट्राइब्यूटरी है। इधर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से हमारे इंडिया में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया से, एंड आके इधर पे जो भी ये वाला एरिया है, आसाम मेघालय वाला एरिया, यहाँ पर इसमें भी बहुत सारी ट्राइब्यूटरी मिल जाती हैं। तो ये वाला एरिया भी क्या है, ये जो नर्मदा द्वारा लाए गए सिल्ट कंकड़ पत्थर, ये अपने जहां से ये फ्लो करती हैं वहां पर डिपोजिट कर देती हैं, वहीं पर ये डिपोजिट कर देती हैं, है ना। एंड इधर से गंगा जाती है। तो इस तरीके से ये क्या है कि जो रिवर से अपने जहां से ओरिजिन हुई है, माउंटेन से ओरिजिन हुई है, जैसे जैसे इस एरिया में आती है, क्योंकि जेंटल एरिया रहता है, मतलब थोड़ा कम ऊंचा एरिया रहता है, तो यहाँ पर इनकी स्पीड कम हो जाती है रिवर्स की। तो जो भी कंकड़ पत्थर ये लेके आई होती है वो इस एरिया में डिपोजिट कर देती हैं, एंड फिर जो ये बाद में आके जो इधर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। एंड जो इंडस रिवर है वो अरेबियन सी में गिर जाती है। ये वाला हमारा पार्ट है वो अरेबियन सी में आता है, एंड इधर है बे ऑफ बंगाल, है ना। तो ये इंडस एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड इसकी इन तीनों रिवर्स की ट्राइब्यूटरीज मिलके जो हमारा इंडिया है उसका नदन प्लेन बनाती है ना। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। एंड जो इसकी जो लॉन्ग है वो है 24 किलोमीटर ये लॉन्ग है। जो नदन प्लेन है हमारा 24 किलोमीटर लॉन्ग है, एंड जो ब्रॉड है वो है 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है। जो हमारा नदन प्लेन है मतलब इसकी चौड़ाई है 240 से लेकर 320 किलोमीटर, एंड इसकी जो लॉन्ग है मतलब लेंथ है इसकी वो है 2400 किलोमीटर लॉन्ग है ना, ये ब्रॉड। तो ये हमारा मतलब नदन प्लेन जिसकी ये लंबाई है एंड इसकी चौड़ाई है। और जो रिवर ये क्या है, ये रिवर्स जब फ्लो होती हैं तो एक एरिया में आके ये आइसलैंड्स बना लेती हैं, मतलब जहाँ से फ्लो हो रही हैं तो क्या होगी, ये अपने इधर आके क्या होगी, ये बहुत सारी कंकड़ पत्थर मिट्टी को डिपोजिट कर देंगी ये रिवर्स अपने आसपास, है ना। तो ये वाला पार्ट है ये ऊपर मतलब इतनी डिपोजिट हो जाएंगी कि यहाँ पर मतलब एक आइसलैंड टाइप का बन जाएगा। आइसलैंड मतलब जो ऐसा पार्ट जो चारों ओर से पानी से भरा हो, तो ये इस तरीके से बना लेती हैं। तो एक इसी तरीके का जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर के प्लेन में जो पाया जाता है वो है माजुली आइलैंड, मजूली जिसे माजुली भी बोलते हैं, है ना। तो वो है माजुली आइलैंड,
है ना। मतलब जो रिवर के द्वारा जो आइलैंड बनाए जाते हैं, रिवर्स के जो डिपोजिशन के द्वारा जो आइलैंड बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। मतलब रिवर के द्वारा बनाया गया आइलैंड उसे हम रिवराइन आइलैंड बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए है मजूली आइलैंड, है ना, मजूली आइलैंड है। और एक शब्द यहाँ पे यूज हुआ है डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज को क्या होती हैं कि जो रिवर है, जैसे गंगा है, ये है, ये तो इसकी ट्राइब्यूटरीज है जो आके इसमें पानी छोड़ती हैं। मतलब जैसे गंगा, ये यमुना रिवर मिल जाती है, एंड यहाँ चंबल रिवर मिल जाती है, चंबल रिवर मिल जाती है यमुना में जाके, है ना। तो जो ये जो है यमुना रिवर एंड अदर से जो घाघरा रिवर एंड सोन रिवर जो आके मिल जाती हैं, ये तो है इसकी मतलब ट्राइब्यूटरी जो इसमें आके अपना पानी छोड़ देती हैं। लेकिन क्या होती है, जो रिवर्स रहती हैं, जैसे जैसे ये नीचे जाएंगी, बहती जाएंगी, इनकी स्पीड कम हो जाएगी और ये क्या बना लेती हैं, इधर एक क्या बना लेती हैं, ये डेल्टा बना लेती है। डेल्टा मतलब जहाँ पर आके ये जो अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है, सिल्ट लेके आती है, उसे डिपॉजिट कर देती हैं और इसी में आके ये जो मेन रिवर है इस तरीके से छोटी छोटी रिवर में आके, छोटी छोटी रिवर्स में आके डिवाइड हो जाती है। मेन रिवर छोटी छोटी इस तरीके की रिवर्स में आके डिवाइड हो जाती है। ये मेन रिवर है, छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड हो गई, तो इन्हीं को हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। इन्हीं को हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना। तो मतलब मेन रिवर का पानी जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है छोटी छोटी रिवर्स में, रिवर लेट्स में, उन्हें हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना। तो ये शब्द आप याद रख लीजिए। तो ये हमारी रिवर्स बनाती है, जहाँ पर जो भी रिवर्स अगर डेल्टा बनाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है। तो हमारी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है वो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। एंड है हमारा, और एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर दोआब। दोआब का मतलब होता है दो का मतलब होता है टू, आब का मतलब होता है वाटर, है ना। तो जहां पर जो रिवर है, जहां पर दो वाटर बॉडीज पाई जाती है, मतलब एक ए रिवर है एंड दूसरी ये रिवर है, मतलब ये वाटर बॉडीज है, मतलब पानी पाया जाता है ना। तो ये जहां पर ये दो रिवर्स पाई जाती हैं, है ना, फिर आके वो आपस में मिल जाती हैं, है ना, तो उस वाले एरिया को जो दोनों को डिवाइड करता है तो उसे हम बोल देते हैं दोआब, है ना। तो हम यहाँ पर सबसे ज्यादा दोआब देखने को मिलते हैं जो हमारा पंजाब एंड हरियाणा वाला रीजन है, क्योंकि जो इंडस रिवर निकलती है एंड यहाँ पर झेलम है, चेनाब है, ब्यास है एंड सतलुज है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे की ट्राइब्यूटरीज है, मतलब झेलम इसमें आके मिल जाती है, फिर जो ब्यास है फिर इसमें आके मिल जाएगी, फिर सतलुज है ना। तो इस तरीके से जो चेनाब है आप ये ट्राइब्यूटरीज है, और जो बीच में क्या है, इस तरीके से ये दोआब बना लेती है, मतलब जो यहाँ पर जो दो वाटर बॉडीज को डिवाइड करने वाला ये एरिया हो जाता है ना। तो उसे यहाँ पर सबसे ज्यादा दोआब पाए जाते हैं। एंड जो पंजाब, ये जो इंडस रिवर है, झेलम, चेनाब, मतलब रावी एंड ब्यास हैं, ये बनाती हैं पंजाब प्लेन। इनके द्वारा जो पंजाब प्लेन्स बनाया जाता है, ये हमारे नदन प्लेन का ही पार्ट है पंजाब प्लेन, है ना। मतलब जो पंजाब एरिया में जो प्लेन है उसे हम पंजाब प्लेन बोलते हैं, है ना। और जो गंगा जो प्लेन है, गंगा जो प्लेन बनाती है वो बनाती है घग्गर एंड तीस्ता रिवर के बीच में। तो इधर से इधर रहती है घग्गर रिवर, इधर ये घग्गर रिवर रहती है, घग्गर रिवर है, एंड इधर है तीस्ता रिवर। अभी हमने देखा तीस्ता रिवर। तो ये जो घग्गर एंड तीस्ता के बीच में जो प्लेन पाया जाता है वो गंगा रिवर है, उसके द्वारा बनाया जाता है। एंड यहाँ पर जो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है इंडस एंड इसकी ट्राइब्यूटरीज के द्वारा, है ना। जो पंजाब प्लेन है, इसे बोलते हैं पंजाब प्लेन, है ना, पंजाब प्लेन। और ये रहता है गंगा के द्वारा बनाया गया प्लेन, गंगा प्लेन, है ना। और इसमें अब इसको क्लियरिटी लाने के लिए हम इसमें जो हमने अभी पढ़ा दिया है उसको हम डिलीट करते हैं, मतलब इसको मिटाते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ड डिलीट। यहाँ पे कुछ वर्ड हैं कि जो प्लेन है, जो प्लेन बनता है,
सिल्ट को डिपोजिशन के बाद, तो ये जब जैसे ही रिवर्स निकलती हैं, है ना, रिवर्स निकलती हैं, तो क्या होता है कि ये प्लेन बनाती हैं। ये हमने देखा अभी, जो रिवर्स जब माउंटेन से निकलती हैं तो जैसे जैसे नीचे आती हैं तो वो प्लेन बनाती हैं, है ना, जो जहाँ पर एलुवियल मिट्टी को वो डिपोजिट करती हैं। जो क्या है, प्लेन भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि भावर है, जो जैसे ही ये निकलती हैं तो ये जो रिवर्स निकलती हैं ना, इधर निकलती हैं, एंड वो जिस एरिया में वो डिसअपियर हो जाती है, मतलब दिखाई नहीं देती हैं, मतलब जो यहाँ पर जो सिल्ट रहती है वो इतनी रहती है कि उसी में वो रिवर्स क्या हो जाती है, समा जाती हैं। जैसे ही यहाँ से निकलेंगी, जैसे ही निकलेंगी वो इस वाले पार्ट में वो आके डिसअपियर हो जाएंगी, तो उस वाले पार्ट को हम बोल देते हैं भाबर, राइट। ये 4 वर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जहाँ पर रिवर्स डिसअपियर हो जाती हैं उसे बोलते हैं भाबर, है ना। तो ये उसका रहता है जो प्लेन्स का सबसे नदन वाला पार्ट है ना, सबसे नदन वाला पार्ट। तो इस एरिया में आके क्या होती है, जो रिवर्स है जब ऑरिजिनेट होती है प्लेन्स में आके वो डिसअपियर हो जाती है, तो उसे हम भाबर बोलते हैं। और जैसे ही इसके सदन में देखें तो ये रिवर्स फिर से ऑरिजिनेट हो जाती है, मतलब फिर से निकल आती हैं, जो उसे हम बोल देते हैं टराई रीजन। जहां पर रिवर्स फिर से दिखने लगती हैं, हमें ऑरिजिनेट हो जाती हैं, उसे बोल देते हैं तराई। वही हमारे हमेशा जो भाबर रीजन है, भाबर के साउथ में पाई जाती हैं, है ना, तराई। तो ये वो वाला हो जाता है उसका तराई रीजन। और फिर क्या है कि जैसे जैसे जाएंगे तो क्या होगा कि ऐसा भी एरिया इधर रहता है, इसके सबसे लास्ट में जाएंगे कि जहां पर ओल्ड एलुवियल सॉइल रहती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल रहती है। तो जहां पर जो फ्लड आती है वो फ्लड उस एरिया को इफेक्ट नहीं करती, एंड वो जो वाला पार्ट रहता है वो थोड़ा उठा हुआ रहता है, थोड़ा टेरेस टाइप का रहता है। तो वहां पर ओल्ड एलुवियल सॉइल डिपोजिट रहती है। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल के डिपोजिट को हम बोल देते हैं, उसे बोलते हैं भांगर बोलते हैं, है ना। तो ये वर्ड ध्यान रखिए, ओल्ड एलुवियल सॉइल के डिपोजिट जहां पर पाए जाते हैं उसे हम बोल देते हैं भांगर। एंड जहां पर जो रिवर है ना, हर जो फ्लड आती रहती है, जहां पर फ्लड आती है मतलब बाढ़ आती रहती है, एंड जो बाढ़ आती है वो अपने साथ जो भी सिल्ट लेके आती है, तो जहां पर वो डिपोजिट हो जाती है, तो न्यू जहां पर न्यू जो डिपोजिट रहेंगे, जहां पर न्यू डिपोजिट रहेंगे एलुवियल सॉइल के, उस वाले एरिया को हम बोल देते हैं खादर, उस वाले एरिया को हम बोल देते हैं खादर, है ना। तो न्यू डिपोजिट को हम बोल देते हैं खादर, एंड ओल्ड डिपोजिट को हम बोल देते हैं भांगर। जो खादर रहती है वो क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत ही उपजाऊ एंड फर्टाइल सॉइल रहती है, जिसमें क्रॉप को आसानी से ग्रो किया जा सकता है, बहुत ही उपजाऊ रहती है। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल रहती है वो इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहती, क्योंकि न्यू है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड होते रहते हैं। जब भी फ्लड आती है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स आके डिपोजिट हो जाते हैं, है ना। तो भावर, तेराई रीजन, जो भांगर एंड खादर, जो हमने रीजन्स पढ़े हैं, जो हमारे नदन प्लेन है, जो प्लेन्स को डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट में। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, है ना। तो ये जो 4 जो वर्ड हैं बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, एंड इनमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है ना। जैसे ही इसे समझने बैठते हैं ना तो कन्फ्यूजन भी बहुत होता है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। चलो अब हम समझते हैं कि हमारा जो प्लेट्यू है उसको समझते हैं। ये हमारे चल रहे हैं फिजिकल डिवीजन, हमारे इंडिया के फिजिकल डिवीजन। अब हमारे जो सदर्न पार्ट में पाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये भी, जो हमारे इंडिया के इस वाले पार्ट में पाया जाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। इस तरीके से पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इस तरीके से हमारे ये वाले जो नदन प्लेन है हमारे इस साइड है, इधर है नदन प्लेन, और इसके साउथ में है वो है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये हमारा पेनिनसुलर
प्लेट्यू। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये गोंडवाना लैंड है, जो गोंडवाना लैंड हमने अंगारा लैंड पढ़ा था, तो जो साउथ में है इसलिए जो पार्ट है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये है ना गोंडवाना लैंड का पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू। और ये इग्नियस रॉक्स, जो रॉक्स हैं इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो रॉक्स के टाइप रहते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। तो हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और हमने पढ़ भी लिया है इनके बारे में। तो इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ है। ये वाला पार्ट हमारे इंडिया का, ये वाला पूरा पार्ट है ना। तो ये वाला पार्ट जो है बहुत ओल्डेस्ट पार्ट है हमारे इंडिया का। हमारे इंडिया का ओल्डेस्ट पार्ट है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, हमारे इंडिया का ओल्ड लैंड है ना। तो और ये जो पूरा डिवाइड किया गया है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो क्या है, एक तो है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू, है ना। तो एक तो है सेंट्रल हाईलैंड्स, हम इस तरीके से देख लेते हैं, इस तरीके। तो इसके जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो है सेंट्रल हाईलैंड, ये एंड साउथ में है डेक्कन प्लेट्यू। तो ये पूरा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू, है ना। तो सेंट्रल हाईलैंड्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं, पहले हम सेंट्रल हाईलैंड्स को डिस्कस करते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स में कौन कौन से एरिया आते हैं, तो वो है मालवा प्लेट्यू। इधर जो सेंट्रल हाईलैंड्स का जो पार्ट है वो है मालवा प्लेट्यू। और ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, जो नर्मदा वैली है ना, नर्मदा, ये नर्मदा रिवर इस तरीके से बहती है, नर्मदा वैली। नर्मदा वैली के नॉर्थ में पाया जाता है, नर्मदा वैली के नॉर्थ में पाया जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स, है ना। तो यहाँ पर मालवा प्लेट्यू हो जाता है, मालवा प्लेट्यू है सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट। एंड विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज इसके साउथ में रहती है ना, विंध्या रेंज है इसके साउथ में। विंध्या रेंज हमने देखा था, विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज। तो इसके साउथ में है जो इसका साउथ पार्ट है ना, जो सेंट्रल हाईलैंड्स का, तो वो है यहाँ विंध्या रेंज है, ये इधर पाई जाती है विंध्या रेंज, इस तरीके से माउंटेन रेंजेस। एंड ये वाला जो पार्ट है वो है मालवा प्लेट्यू, है ना। और अरावली रेंजेस पाई जाती हैं इसके इस वाले पार्ट में, यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, अरावली रेंजेस या माउंटेन, है ना। तो यहाँ पाई जाती है इसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में अरावली रेंजेस पाई जाती हैं। एंड डिजर्ट है, जो राजस्थान का डिजर्ट भी इसके वेस्टर्न पार्ट में है। डिजर्ट तक ये पूरा हाईलैंड्स है, सेंट्रल हाईलैंड्स है, वो डिजर्ट तक फैला हुआ है जो राजस्थान में है ना। तो ये वाला पार्ट ये राजस्थान है, राजस्थान से भी ये टच करता है ना। और जो रिवर्स फ्लो होती है इस वाले एरिया में, जो रिवर फ्लो होती हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, है ना। तो जो ये इस वाले पार्ट में जो रिवर निकलती हैं वो है चंबल, है ना, सिंध निकलती है, बेतवा निकलती है, केन निकलती है ना। तो ये जो रिवर रहती हैं चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ये जो सेंट्रल हाईलैंड से इस वाले एरिया को वाटर प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स। एंड जो ईस्टर्न में जो फैला हुआ है ईस्टर्न पार्ट इसका वो है बुंदेलखंड, है ना। तो ये वाला पार्ट आ जाता है बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड। एंड इसका जो ये वाला पार्ट है वो है बघेलखंड। तो ये इसके ईस्टर्न वाले पार्ट में रहता है ना। ये रीजन हमने एमपीजीएस में देखा था ये। तो ये जो पूरा एरिया मिल जाता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स में। एंड छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है इसके ईस्टर्न वर्ड में है ना। इधर जाके इधर देखेंगे हम तो यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू पाया जाता है।
छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है इसका ईस्टर्न पार्ट है, मतलब ईस्ट में, इसके ईस्ट में पाया जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, बुंदेलखंड और बघेलखंड जो प्लेट्यू है, ये रीजन है जो इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो रिवर बहती है वो है एक दामोदर रिवर है ना, दामोदर रिवर है जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू है और उसका एक पार्ट है ना। छोटा नागपुर प्लेट्यू में ये दामोदर रिवर फ्लो होती है। तो ये देखा हमने, ये वाला जो हमारा पूरा पार्ट आ गया, ये आ गया हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स में, ये वाला पार्ट हमारा पूरा सेंट्रल हाईलैंड्स में आ गया है ना। तो ये हो गया पूरा हमारा जो हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, जिसे सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। एंड इसके साउथ में जो पाया जाता है नर्मदा वैली है, ये नर्मदा वैली है। इसके साउथ में जो पाया जाता है ये वाला रीजन, ये वाला पूरा रीजन, इसको हम बोल देते हैं डेक्कन प्लेट्यू है ना, डेक्कन प्लेट्यू। तो ये अभी हमने देख लिया अपना सेंट्रल हाईलैंड्स वाला पार्ट है। एंड अब हम देखते हैं अपने जो डेक्कन प्लेट्यू है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, है ना। ये थोड़ा, जब अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको थोड़ा, बट मैप की हेल्प से ये काफ़ी इजी हो जाएगा, है ना। तो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है जो नर्मदा रिवर है, ये नर्मदा वैली है। नर्मदा वैली के साउथ में पाया जाता है, ये नर्मदा वैली है, इसके साउथ में पाया जाता है वो है डेक्कन प्लेट्यू। तो इसमें जो डेक्कन प्लेट्यू में कौन कौन से रीजन आते हैं, वो हमारे आते हैं सतपुड़ा रेंजेस, है ना। जो नॉर्थ में है डेक्कन प्लेट्यू के वो है सतपुड़ा रेंज, तो यहाँ पर सतपुड़ा रेंजेस पाई जाती हैं। इधर नॉर्थ में पाई जाती है सतपुड़ा रेंजेस, है ना। महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकाल हिल्स, है ना। तो ये इधर महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स, है ना, इस तरीके से माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, है ना। ये महादेव हिल्स, महादेव हिल्स और कैमूर हिल्स एंड है हमारा, कैमूर हिल्स पाई जाती हैं एंड मैकाल। इस तरीके से ये माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं इसमें, इस वाले पार्ट में मैकाल, महादेव एंड कैमूर, है ना। तो ये हमारे डेक्कन जो प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू में ये पाई जाती हैं, है ना। तो आप इनकी लोकेशन याद रखिए कि इनकी ये लोकेशन है। मेघालय प्लेट्यू है, मेघालय प्लेट्यू जो हमारा इंडिया का जो मेघालय वाला पार्ट है, ये यहाँ पर मेघालय स्टेट पाया जाता है। तो इसे मेघालय एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू बोलते हैं, यहाँ इस वाले रीजन में पाया जाता है मेघालय एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, है ना। तो इस वाले पार्ट में इसके जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मेघालय प्लेट्यू एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू पाया जाता है, जो कि हमारे डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है ना। तो यहाँ पर पाया जाता है मेघालय एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, राइट। और यहाँ पर एक फॉल्ट पाया जाता है जिससे हम बोल देते हैं माल्डा फॉल्ट, है ना, जो कि हमारे इस वाले रीजन छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू को डिवाइड करता है ना। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू तो आ जाता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स में, एंड मेघालय कार्बी एंगलोंग आ जाता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू में, है ना। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी हमारे डेक्कन प्लेट्यू का है। गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स पाई जाती हैं। एक 3 हिल्स हैं जो लगातार इस तरीके से लाइन में पाई जाती हैं। हमारे जो ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट है ना, ये वाला इस तरीके से बड़ा सा बना देते हैं जिससे कि वो है खासी, गारो, खासी एंड जयंतिया लाइन से पाई जाती है वेस्ट टू ईस्ट। वो है गारो हिल्स, खासी एंड जयंतिया,
ये जैंतिया है ना। तो ये लाइन से पाई जाती है गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स, है ना। तो ये वाली आप बहुत मतलब अच्छे से याद रखिए कि वेस्ट टू ईस्ट इनका जो सीक्वेंस है वो है गारो खासी एंड जैंतिया। अगर ईस्ट टू वेस्ट है वो है जैंतिया खासी एंड गारो, है ना। तो इनका याद रखिए। हमारी जो ये वाला जो रीजन है, ये हिल्स हैं हमारे डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आती है ना, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। एंड इसके जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है उसके वेस्टर्न पार्ट में एंड ईस्टर्न पार्ट में दो घाट्स पाए जाते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम बोल देते हैं वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स। एंड ये इधर पाया जाता है वो है ईस्टर्न घाट, है ना। तो ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ये है इसका एक्सटेंशन, है ना। तो वेस्टर्न घाट्स में वेस्ट साइड में है वेस्टर्न घाट, ईस्ट साइड में है ईस्टर्न घाट। और इधर हम देखेंगे कि जो हमारा इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, एंड इधर है इसके जो वेस्टर्न घाट जिसको टच करता है वो है अरेबियन सी। ये हमने पहले भी देखा था, ये है अरेबियन सी, है ना। तो जो अरेबियन सी को टच करता है वो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न जो हमारा बे ऑफ बंगाल को टच करता है वो है ईस्टर्न घाट। और यहाँ पर बहुत सारी जो वेस्टर्न घाट है एंड ईस्टर्न घाट है इसमें बहुत सारी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं। एंड जो वेस्टर्न घाट है ये ज़्यादा, इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है कंपेरिजन टू ईस्टर्न घाट, है ना। तो ये हमने अपना देखा वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना। और पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो हमने चीज़ें देखी हैं, आई होप आप लोगों ने इनको नोट कर लिया होगा। और अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो कंटिन्यू कहाँ से करेंगे, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट हैं जो डेक्कन प्लेट्यू के एंड ईस्टर्न घाट है जो डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि हमें वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस आती हैं, उनकी लोकेशन क्या है उनके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे हम। तो आज हम इसको इंक्लूड करते हैं, पढ़ते हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। तो कल हम यहीं से अपना स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, है ना। तो आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर ही ज्योग्राफी का अच्छे समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।